अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम में से किसी भी स्टूडेंट को एम फेज या फिर माइटोटिक फेज में, जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक पार्ट है, अगर प्रॉब्लम आता है और अगर कोई भी डाउट्स आता है तो मैं ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर, योर बायोलॉजी मेंटर एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट यूजी एंड जेईई मेंस। चलो, एम फेज, दिस इज, देखिए, आज का लेक्चर का फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। आज हम लोग एम फेज के अंदर प्रोफेज पढ़ेंगे, मेटाफेज पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे और टीलोफेज पढ़ेंगे, और माइटोटिक फेज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जिसको लेके चर्चा किया था वो है इंटरफेज। वो वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर किसी ने नहीं देखा हो पहले उसको देख के आओ। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। मैंने उस जगह को मार्क करके रखा है जो कि तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, यानी कि एम फेज या फिर माइटोटिक फेज को क्या बोला जाता है? द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक फेज, क्यों ड्रामेटिक फेज? क्योंकि यहाँ पे सभी नाटक चलता है। नाटक का इंग्लिश क्या होता है? ड्रामा। तो इसके अंदर ही सभी ड्रामाबाजी या फिर सभी नाटक चलता है। क्यों? सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? एम फेज के अंदर। उसी के समय सेल को खुद को प्रिपेयर किया हुआ चीजों को काम पे लगाना होता है। जैसे कि इस फेज में जो डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है और जो भी ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन हुआ है, जो जो कुछ भी हुआ है, जो भी प्रिपरेशन सेल ने किया है, उसी युद्ध, जो युद्ध का प्रिपरेशन तुम लोग करते हो ना, अभी प्रिपरेशन नीट के लिए कर रहे हो, तो नीट में जाके क्या करोगे? उस प्रिपरेशन को एकदम से उखाड़ के फेंक दोगे नीट के पेपर के अंदर। तो वैसे ही सभी ड्रामाबाजी कब करोगे? नीट के अंदर करोगे। तो अभी यही वो फेज है जब सेल के अंदर सभी ड्रामाबाजी होता है या फिर सभी नाटक चलता है, सभी मैक्सिमम काम चलता है, involving a major reorganization of virtually all components of cell. Since the number of chromosome in the parent and progeny cells is the same, प्रोजेनी सेल और पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्यों सेम रहता है? क्योंकि अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा? डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर अगर हो गया बच्चे, तो वो सेल ही पूरा बदल जाएगा। यानी कि ह्यूमन के सेल के अंदर जो क्रोमोसोम रहता है, जो नंबर रहता है, वो अलग होता है। मंकी के अंदर अलग होता है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म ही बदल जाएगा। तो सर, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर क्यों होता है? सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसका हाफ रहेगा। यही प्रकृति का नियम है। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में हमेशा क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि एम फेज के अंदर या फिर माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस को क्या बोलते हैं? माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, इक्वेशनल डिवीजन यानी कि जो पेरेंट सेल है उसके अंदर 2n और जो डॉटर सेल है उसके अंदर भी 2n ही रहता है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन यानी कि क्रोमोसोम नंबर इक्वली होता है दोनों के अंदर। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. Karyokinesis, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है? बोलो। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है कैरियन का? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ओके, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस, एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। यानी कि ऐसा नहीं होता कि अभी प्रोफेज हुआ है तो इसके बाद ही मेटाफेज होगा। नहीं, देख के कहा जा सकता है कि चलो अब प्रोफेज से मेटाफेज हो चुका है, लेकिन कोई लाइन नहीं होता है। जैसे कि बिरयानी के साथ तुम लोग चिकन खाते हो, है ना? ऐसा कोई लाइन रहता है कि बिरयानी के अंदर थोड़ा सा चिकन का करी या फिर पनीर का करी मिक्स किया, उसको लेके फिर तुम लोगों ने खाया। तो बिरयानी का चावल और पनीर का जो सब्जी है उसको, या फिर जो करी है या फिर चिकन का जो करी है, वो अलग कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही सेल डिवीजन भी धीरे धीरे में, बिरयानी ये बहुत ही फालतू एग्जाम्पल था, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कर लो कि तुम लोग बाइक पे चल रहे हो, तुम लोग बाइक पे चल रहे हो, तो पहले तुम लोगों ने बाइक पे उठा, बाइक में खुद को, मतलब खुद उठ गए, बाइक के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, बाइक के ऊपर चढ़ गए, फिर स्पीड धीरे धीरे एक्सीलरेशन दिया 10 मीटर पर सेकेंड,
फिर दिया एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में पहले 10 मीटर करके वेलोसिटी बढ़ता था, अभी सॉरी एक्सीलरेशन में सेकंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकंड करके वेलोसिटी बढ़ता था, और सिर्फ अभी एक सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड करके वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी कि वो 20 मीटर एक सेकंड में ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे 10 मीटर और 20 मीटर में जब तुम लोगों ने एक्सीलरेटर रेज किया, उसके बीच का जो एवरेज वेलोसिटी तुम लोगों ने नहीं देखा कि अभी 10 मीटर था, बाद में ही क्या 20 मीटर हो गया, नहीं, 10 से धीरे धीरे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके 20 में जाता है ना। तो वैसे ही प्रोफेज से डायरेक्ट मेटाफेज में नहीं जाता, प्रोफेज के और मेटाफेज के अंदर एक लाइनिंग क्लियर लाइन नहीं रहता है कि अच्छा चलो प्रोफेज हो गया अभी मेटाफेज में चलेंगे, नहीं, धीरे 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 चलता है, और इसी को प्रो मेटाफेज बोलते हैं। बीच बीच का जो फेज है उसको ऐसे ही नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी लाइनिंग नहीं होता है। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, समझ जाओगे। तो 4 फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको हम लोग आज लेके चर्चा करेंगे। प्रोफेज, अच्छा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सी जगह पे लाइन किया हुआ है, देखो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन का फर्स्ट स्टेज है ये ऑफ माइटोसिस, फॉलोज एज एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। यानी कि इंटरफेज के अंदर जो S और G2 चला है, इंटरफेज के अंदर जो S और G2 यानी कि सिंथेसिस फेज और ग्रोथ 2 फेज, जो कि सेल न्यूक्लियर डिवीजन के पहले होता था। ठीक है, तो उसके अंदर जो इंटरफेस चला है उसके बाद ही देखो G1 S G2 M। ठीक है, ऐसे ही सारे साइकिल चलता है। तो M के अंदर फर्स्ट होगा प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, फिर जाएगा G2। तो G2 के बाद फिर जाएगा G1। तो G2 के बाद में क्या आ रहा है, प्रोफेज आ रहा है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे S, फिर G2, फिर प्रोफेज। ठीक है, इन द S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। यानी कि जो नया डीएनए S और G2 फेज में बना है, 2C से डीएनए का अमाउंट 4C रहता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर से 2N क्यों रहता है। देखो क्रोमोसोम का मतलब होता है जिसके अंदर डीएनए रैप करके रहता है। तो पहले डीएनए रैप करके ऐसे रहता था, ठीक है, अभी यही डीएनए डुप्लीकेट हो गया और इसी डीएनए ने अपने आप को ऐसा बना लिया, अपने आप को कैसा बना लिया, ऐसा बना लिया। तो डीएनए ये था पहले 2C, ये हो गया फिर 2C, मिलके बन गया क्या 4C। लेकिन पहले तुम लोगों को क्या दिख रहा था, पहले तुम लोगों को एक सेकंड, पहले तुम लोगों को क्या दिख रहा था, देखो पहले तुम लोगों को क्या दिख रहा था कि ये 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है और ये 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे डीएनए तो हो गया ये 2C, ये 2C 4C, लेकिन जो क्रोमोसोम है अभी तक एक ही है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये डिवाइड होगा तो एक चला गया यहाँ पे, एक चला गया यहाँ पे, फिर से देखो एक ही क्रोमोसोम है, यानी कि 2N नंबर ही है, एक ही क्रोमोसोम है, 2N नंबर है। मैं ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे एक ना देके मुझे 2 देना चाहिए था, क्योंकि ये ऑड नंबर में कभी होते नहीं है, 2N = 1 संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 2 है, यहाँ पे भी देखो 2 ही है। क्यों 2 है, क्योंकि ये एक है और ये एक है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 2 ही है, क्यों, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये वाला एक हो गया, ये पे मतलब 2 ही है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, क्या बता रहा हूँ मैं। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है जब सेल डिवीजन होता है, डीएनए का अमाउंट सेल डिवीजन के पहले डबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट फिर से ठीक हो गया कि यहाँ पे 2C चला गया, यहाँ पे 2C चला गया, यहाँ भी 2N था, यहाँ भी 2N ही है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। इस लेक्चर में मैं 5 से 6 बार इसी को रिपीट करूंगा, पूरा समझ के फिर जाओगे। देखो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जो मटेरियल है उसको कंडेंस करने के बाद ही प्रोफेज चालू होता है। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है उससे पानी को बाहर निकाल दो, यानी कि कंडेंस कर दो। किसी भी चीज से अगर पानी को बाहर निकाल दोगे तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, तो इसी सिकुड़ने के द्वारा ही प्रोफेज चालू होता है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसेस ऑफ द क्रोमैटिन कंडेंसेशन। यानी कि पहले क्रोमैटिन ऐसा था, पहले क्रोमैटिन ऐसा था, फिर उसको क्या किया, यहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया, अब क्रोमैटिन ऐसा हो गया,
कंडेंसेशन हो गया और इसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये क्रोमाटीन है और पूरा को हम लोग, ये क्रोमाटीन है और ये क्रोमोसोम है। क्रोमाटीन फाइबर्स का एक लाइन में और एक कंडेंस स्टेज में रहने को ही हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर भी डीएनए होता है, क्रोमाटीन के अंदर भी डीएनए होता है, क्योंकि एक ही धागा तो एक ही है ना। समझ में आ गया? चलो, मतलब उसका एक फॉर्म को हम क्रोमोसोम बोलेंगे, क्रोमाटीन फाइबर्स का। चलो, द सेंट्रोसोम, process of chromatin condition, the centrosome which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards the opposite pole of the stage। मतलब सेल के ऑपोजिट पोल में सेंट्रोसोम मूव करना चालू होगा, यानी कि पहले जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुआ था लेट प्रोफेज में, वो क्या होगा, धीरे धीरे जो सेंट्रोसोम है धीरे धीरे दोनों साइड में मूव करने की कोशिश करेगा। सेल का पोल मतलब ये होता है सेल का एक पोल, ये होता है दूसरा पोल। ये एक सेंट्रोसोम यहाँ पे मूव कर गया, ये एक सेंट्रोसोम यहाँ पे मूव हो गया। सेंट्रोसोम पहले डुप्लीकेशन होता है ना ऑर्गेनेल्स का, ठीक है। द कॉम्पिटिशन ऑफ प्रोफेज कैन thus be marked by the following characters of events। Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes। Chromosomes are seen to be composed of two chromatids arranged together at the centromere। यानी कि जो सेंट्रोमियर है, जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम से, जो सेंट्रोमियर है ये जो प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ से देखो दो क्रोमाटिन देख पाओगे, टू क्रोमाटिड्स देख पाओगे। ये देखो एक क्रोमाटिड, ये देखो दूसरा क्रोमाटिड, ठीक है। तो एक सेकंड, ओके, ठीक है। समझ में आएगा मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंट्रोसोम का तुम लोग दो क्रोमाटिड देख पाओगे, क्यों? क्योंकि जो हम लोगों का जो सेंट्रोसोम का जो क्रोमाटिड है वो जहां से ज्वाइन होता है, सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको, सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर पोर्शन से पहले क्रोमाटिड ऐसे होते हैं, ऐसे, फिर ये बीच से डिवाइड कर जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखो यहां से तुम लोग दो क्रोमाटिड देख पाओगे। Centrosome which has undergone duplication during interphase begins to move towards opposite poles of the cell। अभी क्या होगा, धीरे धीरे ऑपोजिट पोल में सेंट्रोसोम जाएगा, यानी कि सेंट्रोसोम का मतलब क्या है, ये है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम नहीं, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, दोनों अलग होते हैं। ये सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि धागा फेंकेगा ऐसे कि भाई क्रोमोसोम तेरे सेंट्रोमियर में मैंने फेंक दिया धागा, अभी सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर में जाके वो माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा ट्यूब, ट्यूब्यूल को बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, तो छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फेंक के मारूंगा सेंट्रोमियर को, सेंट्रोमियर में, और क्रोमोसोम को खींच के ऐसे ला दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपैरेटस। मतलब ये जो एस्टर ऐसे इसने फेंका, ठीक है, इस पूरे ये जो पूरा एपैरेटस है इसको बोलेंगे माइटोटिक एपैरेटस। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में ही देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस में ही देखने को मिलता है। ओके, चलो। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज when viewed under the microscope do not show Golgi apparatus, Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope। यानी कि न्यूक्लियोलस देखने को नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर एनवेलप देखने को नहीं मिलेगा, गोल्जी apparatus देखने को मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? देखो, गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर ही सेल के अंदर सभी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं वो ईआर ही फॉर्म करते हैं, और गोल्जी apparatus का काम क्या है, पैकेजिंग करना। सपोज कर लो कि ये एक ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसका पूरा जो मतलब वॉल है उसको बुन दिया है, ठीक है, लेकिन ये यहां से पैकेज अगर ना हो तो ये वॉल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो गोल्जी apparatus क्या करते हैं, इसको पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है। तो ईआर हट गया, गोल्जी apparatus हट गया, तो न्यूक्लियोलस का खाक डेवलप होगा, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप का खाक डेवलप होगा, तो वो भी हट जाता है। न्यूक्लियोलस का तो काम ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा डिजेनरेट होके खुद को फिर से बना रहा है, तो अभी प्रोटीन का हम लोग करेंगे क्या, तो इसीलिए न्यूक्लियोलस भी भाई राम नाम सत्य है, चलो हटा दिए, ठीक है, तो इसीलिए हटता है। अभी देखो मेटाफेज,
The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. ये नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, पूरा न्यूक्लियर एनवेलप मिट जाएगा मेटाफेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर पूरा नहीं मिटता, मेटाफेज के अंदर मिटेगा। Hence the chromosomes are spread out through the cytoplasm, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो क्रोमोसोम था वो बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस एक बैलून था, उसको तुमने कर दिया पूरा एकदम छेद, और वहां से न्यूक्लियर एनवेलप हट गया तो न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर आ गया, उसके अंदर का क्रोमाटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज हो गया तो वो क्रोमोसोम भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। बाय द स्टेज condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under microscope, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर अभी पूरा विजिबल होगा। ये भी नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, आएगा, मैच द कॉलम में आता है हर साल। यहां से 2 क्वेश्चन पक्का है, मतलब ये जो एम फेज और मियोसिस स्पेशली, वहां से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का है, आना ही आना है, यानी कि 8 मार्क्स आज ही कवर होगा, मतलब आज ये पूरा चैप्टर में कवर होगा। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम को कब अच्छे से देख पाओगे, मेटाफेज के अंदर देख पाओगे, ठीक है। This then is the stage at which morphology of chromosome is mostly studied। तो मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के ही अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड, ठीक है। क्लियरली विजिबल क्रोमोसोम, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन of nuclear membrane, ओके। ठीक है, ये हो गया मेटाफेज। चलो देख लो, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये क्रोमाटिड दोनों बहना एक जगह पे, ठीक है। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर ने पकड़ के रखा है, एक सिस्टर क्रोमाटिड, दोनों सिस्टर क्रोमाटिड, दोनों बिछड़ जाएंगे जो हमारा जो सेंट्रोसोम के जाल में, जो माइक्रोट्यूब्यूल फेंकेगा और दोनों सिस्टर्स को अलग कर देगा। Which are held together by the centromere. Small disc-shaped structures are at the surface of the chromosome are called at the surface of the centromeres are called kinetochores। ये हो गया सेंट्रोमियर, क्या है ये, सेंट्रोमियर। यहाँ पे होता है दोनों काइनेटोकोर्स और यहाँ पे ही आके लगता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्या लगता है आके, माइक्रोट्यूब्यूल्स लगता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलो जल्दी आ जाओ मार्क, हाँ ओके आगे चलो। तो ये बोल रहे हैं कि attached to are called kinetochores। These surfaces serve as the sites of attachment of spindle fiber। जो माइक्रोट्यूब्यूल या फिर जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ पे ही आके अटैच होगा। समझ में आ गया मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो, to the chromosomes that are moved into the position at the center of the cell। अभी क्रोमोसोम को क्या करेंगे, सेल के सेंट्रल प्लेट में, सेंट्रल प्लेट में, सेल के सेंट्रल प्लेट में आके रख देगा ये, ठीक है, सेंट्रल प्लेट में, ताकि खींचने में आसानी हो। ओके, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग लाई एट द इक्वेटर, यानी कि सेंट्रल प्लेट में, with one chromatid of each chromosomes connected to by its kinetochore to the spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by the kinetochores to spindle fibers from the opposite pole। यानी कि एक सिस्टर क्रोमाटिड ऐसे एक पोल से कनेक्ट होगा काइनेटोकोर के, जो हमारा जो स्पिंडल फाइबर है उससे, और एक ऐसे दूसरा सिस्टर क्रोमाटिड दूसरा मतलब साइड से कनेक्ट होगा दूसरे पोल के काइनेटोकोर्स, मतलब दूसरे पोल के माइक्रोट्यूब्यूल या फिर स्पिंडल फाइबर से, ये जो काइनेटोकोर यहाँ पे है वहां तक। समझ में आ गया। चलो ओके, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये क्रोमाटिड है, अगर ये एक
अगर ये एक क्रोमाटिड है तो ये होगा उसका सिस्टर क्रोमाटिड। ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा स्पिंडल फाइबर, ये लग गया काइनेटोकोर में, ये लग गया यहाँ से काइनेटोकोर में, ये लग गया यहाँ से काइनेटोकोर में। ये है एक पोल, ये है एक पोल, ये हो गया पोल और ये है दूसरा पोल। ठीक है, ये क्रोमाटिड है तो ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड है, तो यही बोल रही है। चलो ओके, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी पूरा वीडियो देखते हो एक बार #complete जरूर लिख के जाना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा परफॉर्म करने का और अच्छा कंटेंट लाने का, और तुम लोगों को दुनिया का, इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, इतना कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। ठीक है, तो उतना कैपेबिलिटी उसको शो करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, जो कि तुम लोग ही हो। चलो, आई होप, मुझे ऐसा लगता है और मैं जरूर जानता हूं कि मेरा स्टूडेंट्स, मेरा भाई, मेरा बहन कभी ऐसा नहीं करेगा, हर वक्त मुझे सपोर्ट करेगा। तो #complete लिख के ही जाओगे तुम लोग, ये मेरा विश्वास है। चलो, spindle fibers from opposite pole. The plane of alignment of the chromosomes as metaphase is referred to as metaphase plate. Metaphase plate बोलते हैं इसको। अंदर the key features of the metaphase are spindle fibers attached to the kinetochores of the chromosomes. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plates to spindle fibers to both poles. ये मैंने बोल दिया है। अभी एनाफेज, अभी ये बहुत ही छोटा सा फेज है। एनाफेज इज द मतलब स्मॉलेस्ट फेज और सेल साइकिल, सबसे कम टाइम चलता है। One at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, मतलब स्प्लिट हो जाता है। सिस्टर और नॉन, मतलब सिस्टर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों तरफ चलने लगेगा। एंड द टू डॉटर क्रोमाटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स। जैसे कि ये क्या था, ये और ये डॉटर क्रोमाटिड्स था दोनों, अभी हो जाएगा ये क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, क्योंकि इसके अंदर डीएनए का नंबर अभी हो चुका है सेम। इतना तक था अलग क्योंकि डीएनए था 4C, अभी हो गया 2C, अभी हो गया 2C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर था 2N, यहाँ पे भी 2N, यहाँ पे भी 2N, दोनों अलग अलग सेल में। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2N 2C रिस्टोर हो गया, तो यही तो मैजिक है सेल साइकिल का। चलो, डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि जो फ्यूचर में बनेगा, जो न्यूक्लियाई अभी तक नहीं बना है, फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर न्यूक्लियाई का ये एक मतलब हो गया कि अच्छा चलो डीएनए तो मेरा सेपरेट हो गया, क्रोमोसोम से, क्रोमाटिड से क्रोमोसोम भी मैंने बना लिया। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, यानी कि ऑपोजिट पोल में माइग्रेट करना चालू कर देता है, चलना चालू कर देता है। ठीक है, एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वाटोरियल प्लेन, यानी कि इक्वाटोरियल प्लेन से मूव करता रहता है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, यानी कि पोल की तरफ, सेंट्रोमियर की लेकिन पोल की तरफ ही रहता है। ये देखो सेंट्रोमियर का मुख देखो एक बार, सेंट्रोमियर का फेस देखो, पोल की तरफ ही है, देख रहे हो। ये जो पूरा जो सेंट्रोमियर है ये का किसकी तरफ है, पोल की तरफ ही रहेगा सेंट्रोमियर। ठीक है, पोल की तरफ ही रहेगा। ये देखो सेंट्रोमियर कहाँ है, सेंट्रोमियर का जरा देखना एक बार, कहाँ है, पोल की डायरेक्शन में सेंट्रोमियर है, और जो आर्म्स है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्यों, खींच रहे हो यहाँ पे दो आर्म्स का फोर्स यहाँ पे, तो इस दो का रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, वेक्टर में पढ़े हो, ये लग गया रिजल्टेंट, और ये हो गया इस साइड का फोर्स, तो ये फोर्स और ये रिजल्टेंट हो गया इक्वल है, तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए ही तो ये मतलब दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, हालांकि जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ लगता है। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ लगता है। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये लार्जर होता है, इसीलिए उसका जो नेट मूवमेंट है वो इस तरफ हो रहा है। समझ में आ गया। चलो 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 चलो, हेंस एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि जो लीडिंग एज है, ये जो आर्म्स है वो पीछे रहता है, और जो सेंट्रोमियर है वो हमेशा कहाँ रहेगा, जो पोल की तरफ रहेगा। दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमाटिड सेपरेट, यानी कि सेंट्रोमियर हो गया दोनों स्प्लिट और क्रोमाटिड हो गया दोनों सेपरेट, बन गया क्रोमोसोम। क्रोमाटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, अभी इसको क्रोमाटिड ना बोल के हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे, तो इसीलिए सबसे परफेक्ट होगा कि क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल बोला जाए, हालांकि यहाँ पे क्रोमाटिड बोला है तो क्या क्या ही कर सकते हैं। टेलोफेज एंड द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज है ये, that is telophase, the chromosomes that have reached their
पर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकॉन्डेंस, यानी कि क्रोमोसोम्स जो ऐसे करके जो अपोजिट पोल में मूव करना चालू किया था, अभी क्या होगा, डीकॉन्डेंसेशन चालू होगा उसका, मतलब क्रोमोसोम्स धीरे धीरे क्रोमोसोम धीरे धीरे क्रोमाटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि कॉन्डेंसेशन से धीरे धीरे डीकॉन्डेंसेशन होने लगेगा एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और वहां से क्रोमाटिन फाइबर बन जाएगा कि ये एक क्रोमोसोम, ऐसा दो क्रोमोसोम नहीं, डायरेक्ट क्रोमोसोम फाइबर्स बन जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा कि भाई तुम देख के पहचान नहीं पाओगे, इसीलिए ही तो कहते हैं कि मेटाफेज सबसे अच्छा पार्ट है, जबकि तुम लोग क्रोमोसोम को अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि वो लोग अलग अलग रहते थे, ठीक है। The individual chromosomes can no longer be seen and each set of chromosome material tends to collect at each towards the pole, ठीक है। तो क्रोमोसोम मटेरियल पोल में कनेक्ट हो जाएगा, which shows the following events: chromosomes cluster at the opposite spindle poles and their individuality is lost as discrete elements की individuality loss हो गया, chromosomes cluster हो गया, opposite pole में आके जम गया, nuclear envelope develops, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डेवलप करता है, और क्या, अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर ऑफ ईच पोल, यानी कि ईच पोल के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे डेवलप करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि एक ही सेल में दोनों डॉटर न्यूक्लियाई, यानी कि दोनों छोटा छोटा न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस एंड ईआर फॉर्म, क्यों ईआर फॉर्म होता है, क्योंकि अगर ईआर और गोल्गी अपरेटस ना फॉर्म होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप कैसे फॉर्म होगा, डिफरेंट न्यूक्लियाई कैसे फॉर्म करोगे। और न्यूक्लियोलस क्यों फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि अभी तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन के अलावा मेम्ब्रेन बनाएगा कौन, ईआर क्या पकड़ के मेम्ब्रेन बनाएगा, प्रोटीन को ही लेके तो बनाएगा, तो उसका डायरेक्शन कौन देगा, न्यूक्लियोलस देगा, इसीलिए फिर से आता है। तो आज का क्लास इतना तक ही था, मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि तुम लोग एक एक पॉइंट समझ के जाओगे, एक एक पॉइंट समझ के जाओगे, तो आज का क्लास में तुम लोगों ने एक एक पॉइंट को समझा। अगर किसी को नीट के लिए मेंटोरशिप चाहिए तो हम लोगों का गांडीव मेंटोरशिप बैच चल रहा है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैच है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैच है। क्यों, क्योंकि इस बैच का जो सिलेक्शन रेशियो है प्रीवियस 7 ईयर्स से 70% रहा है, और हम लोगों के जो मेंटोर्स है वो वुड बी डॉक्टर है, तुम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। आई एम शुगर सर हेयर। इसके लिए तुमको क्या करना है, 6289424918 इस नंबर पे 2999, यही है 12 मंथ का मेंटोरशिप का प्राइस, जो कि मंथली 250 रुपीज पड़ता है, यानी कि पर डे 8 रुपीज के आसपास पड़ता है। इतना सस्ता में इंडिया में कहीं पे मेंटोरशिप नहीं है, इंडिया में नहीं है। पर्सनल मेंटोरशिप की बात कर रहा हूं, 24 आवर्स कॉलिंग, 24 आवर्स व्हाट्सएप ग्रुप, कब मॉक टेस्ट दोगे, कौन सा मॉक टेस्ट दोगे वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, कब कौन सा टेस्ट दोगे वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारा बात सुन लेते हो, 300 नंबर तक की गारंटी, 300 या 400 नंबर तक का इंक्रीमेंट, यानी कि अगर आप 200 में अभी हो तो 600 650 प्लस तक यही मेंटोरशिप तुम लोगों को लेके जा सकता है। क्यों, क्योंकि 7 साल का जो नॉलेजेबल पर्सन है, जिन्होंने 500 ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स गाइड करके रखा है, वो टीम तुम्हारे पीछे है, ठीक है। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय। और इसमें ये पेमेंट करके 8583099293 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप करना है। क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करना है और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप करना है। विद इन 1 आवर तक, 1 घंटे के अंदर तुम लोगों के पास कॉल जाएगा और तुम लोग मेंटोरशिप में एनरोल्ड हो जाओगे। थैंक यू सो मच। और एक बात, क्लास 11th का जो फ्रेशर है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्लास 11 का फ्रेशर, क्लास 12 का जो बच्चे देख रहे हो, या फिर नीट के ड्रॉपर के लिए, ये तीनों बैच में लॉन्च करने जा रहा हूं। ड्रॉपर के लिए क्रैश कोर्स एक, जो कि सिलेबस कंप्लीट कराएंगे हम लोग विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। 4 महीने, 4 से 5 महीने के अंदर, 4 to 5 मंथ्स क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। तो इस क्रैश कोर्स का जो प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है, वो पूरे क्रैश कोर्स का जो प्राइस है वो है ओनली एंड ओनली 700 रुपीज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के 700 रुपीज क्रैश कोर्स लॉन्च किया है हम लोगों ने। और 11th का जो फ्रेशर का जो 2 साल का जो फीस है, वो पर ईयर का जो फीस है वो ओनली एंड ओनली 3500 रुपए, 1 साल का
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिला के 3,500 रुपीज है। ये बैच हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो इसका जो पेमेंट का प्रोसेस यही से चलता है। ठीक है, आई एम शुगर सर साइनिंग ऑफ।